नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और उम्मीद करता हूं आप सभी की रीट की तैयारी अच्छी चल रही होगी, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी में व्यस्त होंगे। साथियों, 2 से 3 दिन बाकी रहे हैं रीट के लिए, तो आज इसी को ध्यान में रखते हुए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, जिसे NCF 2005 नाम दिया गया है, उसका आपने आज अध्ययन करेंगे। NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के आते हैं, एक तो 100% है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आज अपने इसको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे। तो ध्यान से इस क्लास को देखना और साथ के साथ अपने याद करते हुए चलेंगे, जैसे पिछली क्लासों में किया है। तो NCF 2005 क्या है? सबसे पहले इसका कंसेप्ट कहाँ से आया? तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति सर्वप्रथम 2000 जो पहले जारी हुई थी 1986 में, उसके आधार पर इसको बनाने का निर्णय लिया गया है। फिर बात करते हैं, यह क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये जो क्यूरिकुलम है, यह लैटिन भाषा के शब्द क्यूरे से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान में। तो यह क्या कहता है भी बालक क्या है? अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मैदान में दौड़ता है। और बालक के उद्देश्य क्या होंगे? उसका सर्वांगीण विकास भी, ठीक है। तो अपने लिए इतना ही ध्यान है, किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, और क्या है? क्यूरेरे, और जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान भी। फिर बात करते हैं, यहां 2 शब्द याद रखना भी, एक होता है पाठ्यक्रम और एक पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस और पाठ्यचर्या मतलब क्यूरिकुलम। तो पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम क्या होता है? उसका निर्धारण हमेशा शिक्षक को दृष्टि में रखकर किया जाता है। यानी कि एक सत्र में एक शिक्षक को क्या क्या पढ़ाना है, कौन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसको कार्य करना है, यह सब क्या होता है? पाठ्यक्रम। परंतु पाठ्यचर्या क्या होती है? यह बालक को केंद्र बिंदु में रखकर बनाई जाती है। कैसे? पाठ्यक्रम तो बालक को करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य और चिंतनात्मक विकास भी करना होता है। तो वो सारे मिलकर क्या कहलाते हैं? पाठ्यचर्या कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर बात करें, जो सुबह सुबह जैसे विद्यालय में पहुंचते हैं तो जो प्रार्थना सभा होती है, वहां पर अपने ईश्वर की प्रार्थना, साथ ही राष्ट्रगान, राष्ट्रभक्ति या कोई और भी अनेक सी क्रियाएं जैसे प्रतिज्ञा है आदि का आयोजन करवाया जाता है। किस लिए? ताकि राष्ट्र के प्रति बच्चों में समझ विकसित हो, इसके अलावा आध्यात्मिकता का विकास हो, और इसी के अलावा पाठ्यचर्या के अंतर्गत ही प्रार्थना सभा में जो न्यूज़पेपर रीडिंग होती है उसका कार्य किया जाता है, ताकि बालकों को अवेयर किया जा सके। तो क्लियर है? सिलेबस टीचर को दृष्टिकोण में रखकर और पाठ्यचर्या बालक को केंद्र बिंदु मानकर। उद्देश्य क्या था? NCF 2005 का मुख्य उद्देश्य था बर्डन फ्री एजुकेशन, बोझ मुक्त शिक्षा। बहुत महत्वपूर्ण है भी, बोझ मुक्त शिक्षा अर्थात बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करना, उन्हें सुयोग्य नागरिक बनाना। और इसी दिशा में सरकार ने क्या किया? सर्वांगीण विकास और सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए एक सामाजिक विज्ञान विषय जोड़ा गया अभी, ठीक है। और इसमें भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि को शामिल किया गया। फिर बात करते हैं, इसके लिए कमेटी बनाई गई और उस स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए प्रोफेसर यशपाल शर्मा को भी। आज तक यह क्वेश्चन है 3 बार रीट के एग्जाम में आ चुका है, टेट या रीट के एग्जाम में। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल शर्मा। यानी NCF 2005 के लिए 2 कमेटी बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन से? प्रोफेसर यशपाल शर्मा। फिर अब तक जो क्वेश्चन नहीं है यार, आने की संभावना है। यह जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई उसमें कुल कितने मेंबर थे? तो इसमें कुल 38 यानी कि 38 मेंबर थे, ये भी याद रखना। जिसमें स्टीयरिंग कमेटी के 35 और 3 NCERT के सदस्य थे, याद रखना भी। क्या याद रखोगे? स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल शर्मा। सदस्य कितने थे? 38, जिसमें स्टीयरिंग कमेटी के 35 और 3 सदस्य कहां से थे? NCERT के सदस्य शामिल थे भी। फिर यह 2 मुख्य शिक्षण सूत्रों पर काम करती है, मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी जो सामने दिख रहा है और जो नहीं दिख रहा है उसकी ओर अग्रसर होना, और ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो पता है उससे जो नहीं पता है उसके बारे में जानकारी करना। इसके अलावा किस पर सर्वाधिक बल देता है? कर कर सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग पर यह जोर देता है। फिर यह क्या कहता है?
ये 3 भाषाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, त्रिभाषाई। याद रखना एनसीएफ 2005 के साथ साथ जो नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वह भी 3 भाषाई फार्मूले पर काम करती है, दोनों के दोनों याद रखना। फिर बात करते हैं कौन कौन से। एक तो कहता है सबसे पहले बच्चे को मातृभाषा में शिक्षण दिया जाए। किस भाषा में? मातृभाषा में। चाहे वो उसकी हिंदी है, चाहे वो राजस्थानी है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो तेलुगु है, चाहे वो मराठी है, चाहे वो कन्नड़ है, तो उसको स्थानीय भाषा पर शिक्षा दी जाए। दूसरा कहता है उस राष्ट्र की जो राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है उसके आधार पर शिक्षण करना चाहिए। जैसे भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा का उल्लेख दिया गया है, ठीक है, तो इसमें हिंदी आ गया। फिर कहता है इसके अलावा उसे किसी न किसी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा का भी अध्ययन करवाना चाहिए, चाहे वो अंग्रेजी है, इंग्लिश है, चाहे वो फ्रेंच है ना, चाहे वो मंडारिन है, कोई भी है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी आनी चाहिए। यानी बच्चे को 3 भाषाओं का ज्ञान अवश्य होना चाहिए, एक स्थानीय भाषाओं में से, एक राजभाषा में से और एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा में से। फिर क्या कहता है एनसीएफ 2005 है वह सर्वांगीण विकास पर बल देता है भी, और रटने की प्रवृत्ति, क्रेमिंग, रट्टा प्रवृत्ति पर रोक लगाता है। इसके साथ साथ लैंगिक असमानता को दूर करने पर भी बल देता है। यह इसकी प्रमुख विशेषता में शामिल है। यह भी रीट में आया हुआ क्वेश्चन है, यह भी टेट पर आया हुआ क्वेश्चन है, और यह भी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस पर बल देता है? सर्वांगीण विकास पर, रटने की प्रवृत्ति पर और लैंगिक असमानता को दूर करना, ठीक है, लड़के लड़कियों में भेदभाव को समाप्त करना। फिर अगर पूछ ले एनसीएफ सबसे ज्यादा बल किस पर देता है, तो याद रखना मूल्यांकन प्रक्रिया पर सबसे ज्यादा बल देता है। यह कहता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया जो चल रही है उसमें सुधार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उसमें सुधार करना आवश्यक है। जैसे इसने क्या कहा, जो मूल्यांकन प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? नंबर 1 क्या होनी चाहिए? सामूहिक मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए, यानी सभी का समूह के रूप में मूल्यांकन किया जाना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से नहीं। और ये सच्चाई भी है भी। अगर व्यक्तिगत रूप से अपने कई बार क्या होता है, जो शिक्षक है वो क्या करता है, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है, ठीक है, तो याद रखना एक क्लास का जो सबसे बड़ा शत्रु होता है वो उस क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षक कोई प्रश्न पूछता है उससे पहले वह उत्तर देता है, और जो बेचारे मध्यम श्रेणी के एवरेज हैं या थोड़े नीची कैटेगरी के बच्चे हैं बेचारे जिनको याद नहीं, वो वहीं पर शांत होकर बैठ जाते हैं। तो यह क्या कहता है, सामूहिक प्रणाली होनी चाहिए, व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्या कह रहा है, खुली पुस्तक मूल्यांकन प्रणाली भी, यानी कि बच्चे को अगर सामूहिक के साथ साथ खुली किताब दे दो और कह दे उसमें से आंसर ढूंढ, तेरा ये पेपर है, ये किताब है, ढूंढ के कर ले, ओपन बुक है ना, इवैल्यूएशन। तो खुली पुस्तक पर बल देता है, और जो नई शिक्षा नीति है वह भी इन दोनों पर बल दे रही है भी। फिर कह रहा है CCE यानी कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी, रीट लेवल 1 हो चाहे 2 हो, उसमें इंग्लिश में यह एक शिक्षण में टीचिंग मेथड में क्वेश्चन 100% आएगा भी। CCE की फुल फॉर्म क्या है? कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, ठीक है, या कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूस इवैल्यूएशन। तो याद रखना पहले कंटिन्यूस है, फिर कॉम्प्रिहेंसिव है, फिर इवैल्यूएशन है। ऐसे हिंदी में आएगा तो क्या आएगा? लगातार एवं समग्र मूल्यांकन, ठीक है। फिर कहता है परीक्षा मूल्यांकन प्रणाली क्या होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठ भी होनी चाहिए और निबंधात्मक भी होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठ इसलिए होना चाहिए कि बच्चे को गहराई से ज्ञान होना चाहिए, और निबंधात्मक इसलिए होना चाहिए उसमें लेखन कौशल और उसके दिमाग में जो विचार आ रहे हैं उनको भी अभिव्यक्ति करने का मौका मिलना चाहिए। क्लियर है? ओके। फिर कहते हैं एनसीएफ के अनुसार केंद्र समूह कितने गठित किए गए? तो याद रखना 21 केंद्र समूह 21। आज तक तो ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आगे आने की संभावना है। तो केंद्र समूह कितने रखे गए हैं? 21वीं। फिर कहते हैं एनसीएफ 2005 कहता है भी कोई भी कक्षा है, कलांश है, कलांश का उपयुक्त समय क्या होगा? आदर्श टाइम क्या रखा गया है? 35 मिनट भी, यानी एक कलांश कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा 35 मिनट का ही होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कम से कम 30 मानते हैं वैसे, लेकिन ये कहता है 35 मिनट का एक आदर्श कलांश होता है। और प्रतिवर्ष शिक्षण कार्य दिवस कितने होने चाहिए? 200 होने चाहिए। अब ये मत कह देना यहाँ 200 है, क्योंकि जब RTE 2009 पढ़ोगे तो उसमें 220 का भी उल्लेख है, 200 का उल्लेख है। लेकिन एनसीएफ क्या कहता है? शिक्षण कार्य के कम से कम
एक वर्ष में 200 दिन कार्य दिवस होने आवश्यक है। फिर बात करते हैं गृह कार्य भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिछली रीट में आया क्वेश्चन है भी गृह कार्य क्या देना चाहिए। तो याद रखना कक्षा 1 से लेकर 2 तक कोई भी गृह कार्य नहीं देना है। कक्षा 1 से लेकर 2 तक गृह कार्य नहीं भी। कक्षा 3 में 2 घंटे देना है, लेकिन पूरे सप्ताह में, यानी एक सप्ताह में 2 घंटे का ही गृह कार्य देना है। यानी बच्चा घर पर 2 घंटे बैठकर ही गृह कार्य करेगा। फिर कक्षा 6 से 8 कक्षा 4 से लेकर 8 तक प्रति सप्ताह 1 घंटा, यानी रोज 1 घंटा। कौन सी क्लास में? 4 से लेकर 8 तक बच्चा हर सप्ताह प्रतिदिन 1 घंटा गृह कार्य करेगा। फिर माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर में 2 घंटे प्रति दिवस भी, यानी रोजाना 2 घंटे। सप्ताह में कितने घंटे हो गए? 14 घंटे। तो ये क्वेश्चन आया था रीट में। आगे अब की बार आने की संभावना क्या है? या तो सेम आएगा या इसमें थोड़ा सा सुधार करेगा भी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर में साप्ताहिक कितने घंटे का कार्य देना चाहिए। तो प्रतिदिन 2 का कह रहा है, तो सप्ताह में 14 घंटे, ठीक है। और यहां पर कक्षा 3 में 2 घंटे एक सप्ताह में, और दूसरी तक तो देना ही नहीं है। और कक्षा 4 से 8 तक क्या करना है? प्रति सप्ताह, यानी रोजाना 1 घंटा, सप्ताह में 7 दिन। क्लियर है? वेरी गुड। फिर कक्षा 5वीं, 8वीं और 11वीं में किसी प्रकार की बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं करवाना, और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा को क्या बनाना है? वैकल्पिक बनाना है। यही बात है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वह भी सेम कह रही है। क्या? कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा वैकल्पिक रखो या होनी ही नहीं चाहिए। फिर शिक्षकों को प्रतिदिन 45 मिनट का समय, अब याद रखना क्लास तो कितना बताया? 35 मिनट, लेकिन वो क्या कहते हैं? प्रत्येक शिक्षक को सप्ताह में, यानी प्रतिदिन 45 मिनट यानी 45 मिनट का समय देना चाहिए, ताकि उसने दिन भर में जो कार्य किया है, जो पढ़ाया है, उसका वह आकलन कर सके। ठीक है, उसकी समीक्षा हेतु कितने मिनट है? 45 मिनट प्रतिदिन है शिक्षक को भी। ठीक है। फिर कहता है बालक को आरंभ में भाषा कौशल 3 तरह का आना चाहिए भी। कौन कौन सा? सुनना, बोलना और पढ़ना भी। लिखना वह धीरे धीरे अपने आप सीख जाएगा। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? सुनना आना चाहिए, फिर बोलना आना चाहिए और फिर पढ़ना आना चाहिए। लिखना उसके बाद विकसित हो जाएगा। तो इसी प्रकार यह क्वेश्चन शिक्षण विधियों में आता है। तो शिक्षण विधियों में सही क्रम क्या होता है? सुबोपल्ली। हिंदी में तो क्या होता है? सुबोपल्ली, यानी सु से सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इंग्लिश में LSRW, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उनका सही वैज्ञानिक क्रम में। तो यहां से भी क्वेश्चन पक्का आएगा। फिर बात करते हैं NCF 2005, यह पिछली रीट में आया हुआ क्वेश्चन है भी। NCF 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या था? तो कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या था? सांस्कृतिक विरासत की सराहना और छात्रों को उनकी संस्कृति से परिचित करवाना भी। तो कला शिक्षा क्यों जोड़ी गई? तो कला शिक्षा इसलिए जोड़ी गई भी जो सांस्कृतिक विरासत है उसकी सराहना करना और छात्रों को उनकी संस्कृति से परिचित कराना भी। हमारी संस्कृति कैसी है, प्राचीन काल से कैसी चली आ रही है, इसके लिए कला शिक्षा को जोड़ा गया। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है भी। ठीक है। फिर कह रहा है कि कोई भी छात्र विद्यालय में कम से कम 6 घंटे बताएगा भी, याद रखना भी। यानी कि प्रतिदिन 6 घंटे स्कूल लगना चाहिए। किसके लिए? सभी बच्चों के लिए। लेकिन पूर्व प्राथमिक हेतु 3 घंटे। पूर्व प्राथमिक क्या मानना है इन्होंने? चाहे वो आंगनबाड़ी तक है, चाहे वो पहली दूसरी तक है, जितना मानना है उन्होंने। तो पूर्व प्राथमिक तक बच्चे कम से कम 3 घंटे स्टे करेंगे और उसके आगे वाले कितने घंटे तक? कम से कम 6 घंटे और अधिकतम भी 6 घंटे भी। 6 घंटे से कम नहीं होना चाहिए प्रतिदिन विद्यालय का समय भी। तो क्लियर है? तो ये थे बेटा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज तक एग्जाम में आए हुए हैं, आगे भी यहीं से आएंगे। और कौन कौन से प्रश्न अभी तक आए हुए हैं उसकी चर्चा अपने आगे करते हैं। तो फिर से देखते हैं। विचार दिया NCF 2000 जो एजुकेशन पॉलिसी थी 1986 से। फिर क्यूरिकुलम की उत्पत्ति क्यूरे से, पाठ्यक्रम शिक्षक को दृष्टि में रखकर,
बालकों में सामाजिक गुणों का विकास करना। स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल, कुल मेंबर 38, जिसमें 35 तो थे स्टीयरिंग कमेटी के और 3 एनसीईआरटी के। विद्यालय में विद्यार्थी कम से कम 6 घंटे ठहरना चाहिए। 35 मिनट का कालांश क्या माना गया है? आदर्श क्लास माना गया है। और शिक्षक को 45 मिनट समीक्षा करने हेतु प्रतिदिन दिए जाने चाहिए। और साथ ही जो वार्षिक जो विद्यालय का कार्य दिवस है वो कम से कम कितना होना चाहिए? 200 दिवस होना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं, अब एक दो बातें लिख लेते हैं फिर अपने क्वेश्चन को करेंगे भी। एनसीएफ 2005 के अध्याय भी ठीक है, तो उसमें कुल कितने? 5 अध्याय थे भी। एक क्वेश्चन तो ये याद रखना, कितने थे? 5 अध्याय, जिनमें पहला था परिप्रेक्ष्य। तो सीधा सा आएगा निम्न में से कौन सा एनसीएफ 2005 का अध्याय था और कौन था नहीं था? तो पहला कौन सा है? परिप्रेक्ष्य। दूसरा क्या था? सीखना व ज्ञान। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है भी? जो भी बालक सीखेगा वो ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, फिर तीसरा क्या कह रहा है? पाठ्यचर्या का क्षेत्र। पाठ्यचर्या का क्षेत्र। ठीक है, तो ये क्या कहता है? जो पाठ्यचर्या का क्षेत्र है वह विद्यालय से संबंधित होना चाहिए भी। ठीक है, किस पर आधारित होना चाहिए? स्कूल की अवस्था पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, का क्षेत्र है विद्यालय की अवस्था। ठीक है, विद्यालय की अवस्था से मतलब क्या है? विद्यालय किस कक्षा तक संचालित है, क्या क्या विद्यालय में जो प्रमुख कार्य दिए गए। क्लियर है? फिर बात करते हैं विद्यालय तथा कक्षा कक्ष का वातावरण भी। विद्यालय एवं कक्षा कक्ष का वातावरण भी। तो चौथा अध्याय क्या कहता है? विद्यालय एवं कक्षा कक्ष का वातावरण भी। ठीक है, 5वां अध्याय क्या कहता है? व्यवस्थागत सुधार भी। व्यवस्थागत सुधार। तो ये 5 अध्याय है। पहला परिप्रेक्ष्य, दूसरा सीखना व ज्ञान, तीसरा पाठ्यचर्या के क्षेत्र विद्यालय की अवस्था, चौथा विद्यालय एवं कक्षा कक्ष का वातावरण और 5वां व्यवस्थागत सुधार भी। क्लियर है? फिर बात करते हैं एनसीएफ 2005 के सिद्धांत भी। तो बहुत महत्वपूर्ण है भी। इसमें से जो आज तक क्वेश्चन आए हैं वो भी सिद्धांतों में से भी पूछे गए हैं। इसमें से अध्याय से आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया है तो आगे पूछा जा सकता है। तो कितने सिद्धांत दिए इन्होंने? 5 प्रमुख सिद्धांत दिए। कितने दिए? 5 प्रमुख सिद्धांत। पहला क्या है? बालकों की परीक्षा प्रणाली लचीलेपन से युक्त। ठीक है, तो पहला सिद्धांत क्या कहता है? बालकों की जो कक्षा की परीक्षा प्रणाली है वह क्या होनी चाहिए? लचीलेपन से युक्त होनी चाहिए। यानी सभी बच्चों को एक साथ नहीं देखना चाहिए। जो इंटेलिजेंट है उनके लिए थोड़ा प्रश्नों का स्तर अलग होना चाहिए और जो सामान्य बालक है उनके लिए प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा अलग करना चाहिए ताकि वह भी धीरे धीरे आगे बढ़ सके भी। ठीक है, फिर लचीलेपन से युक्त होनी चाहिए, वह कक्षा कक्ष से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है ना, यानी परीक्षा प्रणाली में कक्षा कक्ष का समावेश होना चाहिए। जो कक्षा में कार्य करवाया जा रहा है उसी से संबंधित परीक्षा प्रणाली होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है बालकों के संपूर्ण ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। बाहरी जीवन से जोड़ना यानी बालक जो कक्षा में सीख रहा है वह
व्यवहारिक जीवन में भी उसका उपयोग करे। कैसे? जैसे विद्यालय में देखना, कोई एक आधा अपवाद छोड़ देना, बाकी लगभग जो बच्चे होते हैं वो आते ही क्या करते हैं, शिक्षकों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं या गुड मॉर्निंग विश करते हैं ना। क्या वो बच्चे घर जाकर या जो रास्ते में उनको मिलता है उन सभी को भी सेम अभिवादन करते हैं? तो यह क्या कह रहा है, तो बालकों के संपूर्ण ज्ञान को बाहरी जीवन के साथ भी जोड़ना चाहिए। बालक ने कक्षा में मान लो कोयला पढ़ा है, ठीक है, कोयले की संरचना जानी, ये जानी, अब बाहर उसने जैसे सड़क पर देखा कोयला क्या होता है, वो देखकर समझेगा हाँ ये कोयला है। घर में लकड़ी जली, जो बच गया वो क्या है, कोयला है ना। तो ये क्या होता है, बाहरी जीवन से जोड़ना। फिर कहता है चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या। चहुमुखी विकास पर आधारित पाठ्यचर्या, यानी पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, चहुमुखी विकास पर आधारित होना चाहिए। यानी संवेगात्मक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, मानसिक हर प्रकार का उसका विकास होने के लिए ही आवश्यक है पाठ्यचर्या होनी चाहिए। और एक बात याद रखना, बार बार पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग हो रहा है, न कि पाठ्यक्रम शब्द का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अगली क्या थी, बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया रटंत मुक्त होनी चाहिए। यानी जो बच्चे हैं, बालक बालिकाएं हैं, वो रटने पर ध्यान न दे, समझने पर ध्यान दे। रटे ना, जैसे रट रखा है क्या है, देखो कंपटीशन के लिए तो मैं बात मानता हूँ, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो मेरा मानना है रट लो हर चीज़ को, कोई शॉर्टकट नहीं होता, रट लो, याद कर लो, समझ के क्या करना है, ठीक है। लेकिन जो व्यवहारिक शिक्षा है, जो विद्यालय स्तर की शिक्षा है, वहाँ पर क्या होनी चाहिए, समझ पर आधारित होनी चाहिए। परंतु जो शिक्षा मनोविज्ञान है वह कंपटीशन के अंदर भी किस पर आधारित होती है, समझ पर। आप रीट का एग्जाम देख लेना, आप पूरी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ चुके हो, रट चुके हो, लेकिन वहाँ पर अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे, इंप्लीमेंट करना होगा। जिसमें समझ विकसित है उसके 30 में से 27-28 सही होंगे, और जो रट कर आया है वो मैक्सिमम 25 ही सही कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। बस 25 भी नहीं, 22 से 25 ही करेगा। जबकि जो समझ के आया है वो 28, 29 और हो सकता है 30 के 30 भी सही कर दे, लेकिन 29 तक तो इसके सही हो सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है बालक तो कैसे होना चाहिए, रटंत मुक्त होनी चाहिए। फिर कहता है बालक में ऐसी पहचान विकसित होनी चाहिए जिसको व्यवहारिकता में लाया जा सके। ठीक है, तो ये क्या कहता है, बालक में ऐसी पहचान विकसित होनी चाहिए जिसको व्यवहारिकता में लाया जा सके। मतलब कोई भी जो विद्यालय में वह सीख रहा है उसको वह व्यवहारिक जीवन में उसका अनुप्रयोग कर सके। जैसे बात की कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध हुआ, तो बच्चों को जब बताया गया तो वो क्या करेंगे, वो घर जाकर बात करेंगे या बाहरी जीवन में देखेंगे युद्ध के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। ठीक है, तो ये थे एनसीएफ 2005 के अध्याय 5 और उसके बाद है जो सिद्धांत है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, फिर बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आज तक कक्षा में एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, क्वेश्चन आया था एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन किस प्रणाली पर होना चाहिए। तो उसका आंसर क्या था, मूल्यांकन एनसीएफ 2005 नहीं लिख रहा है, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं। मूल्यांकन प्रणाली क्या होनी चाहिए, ग्रेड पर आधारित। पिछली रीड में आया था मूल्यांकन प्रणाली ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए। क्लियर है? तो किस पर आधारित होनी चाहिए, ग्रेड पर आधारित होनी चाहिए। तो प्रश्न क्या था, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली डैश पर आधारित होनी चाहिए। तो किस पर थी, ग्रेड पर आधारित आनी चाहिए। फिर क्वेश्चन आया नेशनल जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर यशपाल है।
फिर क्वेश्चन आया 10वीं से 12वीं में जो छात्रों के लिए गृह कार्य दिया जाता है, कितने दिया जाता है? 2 घंटे प्रतिदिन भी, और 4 से 8 तक 1 घंटे प्रतिदिन। तीसरी को 2 घंटे प्रति सप्ताह, और दूसरी तक कोई भी गृह कार्य नहीं देना चाहिए। ठीक है। फिर क्वेश्चन आया गणित। गणित एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। किसके आधार पर है? एनसीएफ 2005 के आधार पर। तो क्या कहता है? बालक में चिंतन का विकास करना। क्या करना? चिंतन का विकास करना। या इसी को एक और क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन क्या था? बालक में चिंतन का गणितीकरण। बालक में चिंतन का गणितीकरण। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन दोबारा आ सकता है इनमें से, चिंतन का गणितीकरण और चिंतन का विकास करना भी। ठीक है। फिर क्वेश्चन आया एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा जोड़ने का उद्देश्य क्या था? कला शिक्षा का उद्देश्य, कला को जोड़ने का क्या उद्देश्य था कला शिक्षा को? तो अपने यहां पढ़ा था लास्ट में, क्या था? सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना और सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है। फिर क्वेश्चन आया एनसीएफ 2005 में स्कूलों को सार्वभौमिक पाठ्यक्रम के लिए क्या सुझाव दिए गए? तो कहा गया स्कूलों को सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुगम हो भी। ठीक है, तो स्कूलों में सार्वभौमिक पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए? सुगम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सुगम होनी चाहिए। फिर आया एनसीएफ 2005 के अनुसार अपनी समझ बालक कहां से प्राप्त की है? सॉरी, एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहां से प्राप्त की है? एनसीएफ 2005 ने अपनी समझ कहां से प्राप्त की है? अभी कहां से प्राप्त की? तो याद रखना, रचनावाद से प्राप्त की भी। कहां से प्राप्त की? रचनावाद से प्राप्त की भी। ठीक है। फिर एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पर देता है? करके सीखने पर भी, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर। एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर। अगर पूछे सर्वाधिक बल देता है तो मूल्यांकन प्रणाली पर भी। तो सर्वाधिक किस पर देता है? मूल्यांकन प्रणाली। तो ठीक है। फिर कैसा है? एनसीएफ 2005 गलतियों को इस कारण महत्वपूर्ण मानता है। एनसीएफ 2005 इस कारण गलतियों को महत्वपूर्ण मानता है। 2018 वाले में आया था रीड में। किस लिए महत्वपूर्ण मानता है? बालक गलतियां क्यों करनी चाहिए? बालक को बार बार गलतियां क्यों करनी चाहिए? क्योंकि यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसका आंसर क्या था? यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। रट लेना भी इनको, ये आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, आगे भी यही आएंगे क्योंकि नए तो बनते ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है ना। फिर कह रहा है अंतर्दृष्टि तो विकसित करेगा, साथ में क्या करेगा? समझ का भी विकास करेगा। ठीक है। अभी इसके बाद कहता है एनसीएफ 2005 के आधार पर कक्षा 1 व 2 का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए? तो किस आधार पर होना चाहिए? प्रेक्षण के आधार पर भी। याद कर लेना, रट लेना इस बात को। तो क्या पूछा गया था? कक्षा 1 व 2 का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए? प्रेक्षण के आधार पर होना चाहिए। फिर आया एनसीएफ
2005 में शिक्षक की भूमिका भी, शिक्षक की भूमिका रीट 2015 वाले में आया क्वेश्चन है, शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? सुविधादाता, सुविधा प्रदाता यानी कि फैसिलेटर। कैसी होनी चाहिए? सुविधा प्रदाता, फैसिलेटर होना चाहिए, या इसी को बोलते हैं सुगम करता होना चाहिए। यानी वह सिर्फ उनको फैसिलेट करेगा, सुगम करेगा, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है अभी उसकी, वह सिर्फ क्या करेगा? फैसिलेट, जो फैसिलिटी है उसको उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। फिर जो एनसीएफ 2005 है, किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? तो एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली, तो किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? भी प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, तो किसको करता है? समावेशी शिक्षा को भी। किसको? समावेशी शिक्षा को। सभी शिक्षा का क्या होना चाहिए? समावेश होना चाहिए भी। क्लियर है? फिर आता क्वेश्चन आया था एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है, बातचीत की गई है, प्रश्न यही था भी, की गई है। एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है। फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे और क्या कहा गया है? इसमें कहा गया था ज्ञान स्थायी है। ज्ञान क्या है? स्थायी है, वह दिया जाता है, ठीक है ना। ज्ञान क्या है? स्थायी है और दिया जाता है, ठीक है। फिर ज्ञान का विकास होता है, आगे क्या कहता है? ज्ञान का विकास होता है, होता है, एवं ज्ञान की संरचना होती है, संरचना होती है, ठीक है। तो यह भी फर्स्ट ग्रेड जो साइकोलॉजी उसमें आएगा क्वेश्चन है। क्या होता है? एनसीएफ 2005 में बातचीत की गई है, किसकी? विज्ञान स्थायी है, वह दिया जाता है, इसमें ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना होती है। तो जाहिर सी बात है, विज्ञान क्या होता है? स्थायी होता है और दिया जाता है, चाहे वो औपचारिक रूप से दिया जाए, चाहे वो अनौपचारिक रूप से दिया जाए, ठीक है, या निरौपचारिक रूप से दिया जाए, किसी भी रूप में दिया जाए, दिया जाता है। क्लियर है? तो बच्चों ये था एनसीएफ 2005 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही जितना भी इसमें आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं और संभावित क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं, इतना पढ़ लेना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।